Hello everyone. So the topic which we are going to discuss today is time complexity. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो टॉपिक है वो आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए बैठते हो तो वहाँ पर आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपको कोई एल्गोरिथम राइट करने के लिए दिया जाएगा कि आप राइट एन एल्गोरिथम, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन आपको लिखना है विद दिस मच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम। ठीक है, इससे ऊपर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। अदरवाइज आपको कोई स्टेप्स दिए रहेंगे एल्गोरिथम के और आपको पूछा जाएगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, थ्रू दिस वीडियो आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज डाउट्स। ठीक है, जिससे आप ये सब क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। सपोज कीजिए आपके पास एरे है एक। ठीक है, आपके पास ये एक एरे है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है। सपोज इसका साइज 5 है, 1 2 3 4 5। 5 साइज का ये एरे है। सपोज ए इसका नाम है, 5 एलिमेंट्स हैं, साइज सपोज 10 है इसका या जो भी है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 10 15 22 30 44। ओके, तो हमें यहाँ पर करना क्या है? हमें एक एल्गोरिथम परफॉर्म करनी है इस डेटा स्ट्रक्चर पे। वो एल्गोरिथम है कि वी हैव टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन। इसकी फर्स्ट पोजीशन पे हमें एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। सपोज वो एलिमेंट 6 है, 6 को हमें इसकी फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि एरे के केस में हमारी कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है। कहने का मतलब है, जैसे ही आप कोई एरे किसी पर्टिकुलर साइज का डिक्लेयर करते हो, एरे ऑफ ये इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं इस एरे में, तो इसका इंट ए आपने डिक्लेयर किया तो इंटीजर आपके कितने 4 बाइट्स कंज्यूम करता है। ठीक है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। तो हर एक जो एलिमेंट है वो 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा मेमोरी में, और आपका जो एड्रेस होता है वो 1 बाइट का होता है। ठीक है, 1 बाइट का एड्रेस होता है। तो इसका एड्रेस अगर सपोज जो इनिशियल एड्रेस है वो 100 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या हुआ? 104, देन 108, 112 एंड 116। ठीक है, सपोज अभी बाकी के जो स्पेस है उसमें एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि हमारे एरे का साइज है 10 और उसमें एलिमेंट्स अभी 5 हैं। बाकी के एड्रेस ऐसे ही चलेंगे और ये अभी एम्प्टी है। ठीक है, हमें क्या करना है? एलिमेंट 6 को इसकी फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो क्या होता है, एरे के केस में आपको एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिल जाती है। ये क्या है? एक पूरा ब्लॉक है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिल जाती है। तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में होती है। ठीक है, इसके बीच में आपको, आप देखिए कंटिन्यूस मेमोरी कंटिन्यूस फॉर्म में है। 100 है, फिर 104 है, बीच में कोई स्पेस खाली नहीं है। ठीक है, कोई एड्रेस नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? आपको ये एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कराने के लिए हर एक एलिमेंट को आगे शिफ्ट कराना होगा, एक एक शिफ्ट आगे करना होगा। ठीक है, जब 44 यहाँ आ जाएगा, सपोज 120 लोकेशन पे, तो आपका ये जो एलिमेंट 6 है ये फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो पाएगा। ठीक है, ये तो हुआ एरे के केस में। एल्गोरिथम आपकी क्या है? एलिमेंट को इंसर्ट कराना है फर्स्ट पोजीशन पे, और एरे के केस में ये इस तरह से होएगा, एक एक एलिमेंट को आगे शिफ्ट करके। वेयर एज अगर आप लिंक्ड लिस्ट का एग्जांपल लें, लिंक्ड लिस्ट के केस में मैं आपको एक थोड़ा सा लिंक्ड लिस्ट का आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पर डिटेल में हम इसको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो लिंक्ड लिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि वो ऐसे कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड तो होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो इसका एड्रेस है, सपोज 1040 है, तो नेक्स्ट
अगर ये इंटीजर टाइप का है तो ज़रूरी नहीं है 1044 ही नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हो, कुछ भी हो सकता है, वो 2020 भी हो सकता है, ठीक है, और नेक्स्ट एलिमेंट का कुछ भी एड्रेस हो सकता है, 1050 भी हो सकता है, कुछ भी एड्रेस हो सकता है। लेकिन ये आपस में कनेक्टेड कैसे रहते हैं? आपका ये जो एलिमेंट है, सपोज इसका एलिमेंट में वैल्यू है 1, इसमें वैल्यू है 2 और इसमें वैल्यू है 4, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर आपके 2 पार्ट होते हैं, इस नोड के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में तो वैल्यू होल्ड होती है और सेकेंड पार्ट में आपका नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, यानी कि ये 2020, तभी इसको पॉइंट कर पाएगा कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। और इसके एड्रेस पार्ट में नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा, यानी कि 1050, और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसके एड्रेस में आपका नल या 0 होगा, ठीक है। उसका मतलब कि लिंक लिस्ट यहाँ पे एम्प्टी हो गई, ये लास्ट एलिमेंट है लिंक लिस्ट का। अब इस केस में जब ऐसी कंडीशन है और हमें करना वही है, एल्गोरिथम वही है, टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम एक मेमोरी एलोकेट करेंगे डायनामिकली, जो कि लिंक लिस्ट के केस में हम करते हैं, ठीक है। इसमें हम एक एलिमेंट लेंगे, सपोज हमें 6 इंसर्ट कराना है, 6 हमने इंसर्ट कराया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक लिंक लिस्ट बनाने के लिए ये जो एड्रेस है, जो अभी तक फर्स्ट एलिमेंट था, अब ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट ये बन जाएगा, तो इसके एड्रेस को हमें यहाँ पर असाइन कराना है और ये हमारा हेड हो गया, ठीक है। जो हेड पॉइंटर है वो इसके एड्रेस को होल्ड करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, सेकेंड ये, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप देखेंगे कि लिंक लिस्ट के केस में फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट को एंटर कराना बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि डेटा स्ट्रक्चर हम किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है एल्गोरिथम में, राइट। तो एरे के केस में हमारा कितना कॉस्टली पड़ गया, हमें कितनी 1 2 3 4 5 शिफ्ट्स करनी पड़ गई, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर 5 शिफ्ट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उतनी शिफ्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में सिंपली आपने एड्रेस असाइन किया और आपका काम हो गया, ओके। सो वी जस्ट सॉ कि एक ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया 2 डेटा स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। ऑपरेशन क्या था कि वी हैव टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द फर्स्ट पोजीशन। तो डेटा स्ट्रक्चर ने उसको, डेटा स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से क्या हुआ, एरे में तो उसने ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ गई। वेयर इन द केस ऑफ लिंक लिस्ट आपका फास्ट काम किया वो एल्गोरिथम, ठीक है। तो अब वहाँ आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगी। तो जब आपने एरे में एलिमेंट्स को शिफ्ट किया, सपोज हम वही 5 एलिमेंट्स लेके चलते हैं, 10 22 30 40 55 सपोज, और ये आगे के ब्लॉक्स खाली हैं। तो जब आपने एलिमेंट्स को जब फर्स्ट पोजीशन पे एंटर कराना है तो आपको ये स्पेस खाली चाहिए, उसके लिए आपने हर एक एलिमेंट को उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट करा दिया, और यहाँ पे जो भी आपको एलिमेंट 6 एंटर कराने, तो टोटल कितने शिफ्ट हुए, 1 2 3 4 5, जितने आपके एलिमेंट्स थे उतने आपके शिफ्ट्स हुए। 5 एलिमेंट्स आपके हैं तो चलो हम सोच सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करिए अगर आपके पास 1000 एलिमेंट्स हो, ठीक है, तो आपको कितने ज़्यादा शिफ्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आप क्लियरली देख सकते हो किस पे डिपेंड करिए, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक फंक्शन की तरह लिखना चाहें तो वो डायरेक्टली डिपेंड होती है आपके n पे। ये जो n फंक्शन है, ठीक है, अगर वो डिनोट करता है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, तो उस पर सीधा सीधा फर्क पड़ता है आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं वो हम लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि आपका डेटा मिलियंस एंड बिलियंस में होगा। फॉर एग्जांपल कोई फेसबुक की एल्गोरिथम है, फेसबुक के कितने यूज़र्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो अगर वो कोई एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो उनको वो नंबर ऑफ यूज़र्स हमेशा अपने माइंड में रख के एल्गोरिथम डिज़ाइन करनी पड़ेगी, ताकि वो एल्गोरिथम आगे जाके फटे नहीं, ओके। तो ये चीज़ क्लियर है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हमेशा साइज पे डिपेंड करेगा, राइट।
तो हर एल्गोरिथम की अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सपोज कोई एल्गो है A1 एंड अनदर एल्गो 2, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सपोज वो F1n से डिनोट हो रही है और ये F2n से डिनोट हो रही है। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, किसी भी दो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटीज को कंपेयर करने के लिए सीधा सीधा इन दो फंक्शंस को आपस में कंपेयर करके चेक करेंगे कि किसकी वैल्यू ज़्यादा या किसकी वैल्यू कम हो रही है। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्म में आपके पास रहेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना आपके पास काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किसी फंक्शन के फॉर्म में आप डिराइव कर लेते हैं तो क्लियरली आप उसकी वैल्यू को कंपेयर करके एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि विच एल्गोरिथम इज बेटर, राइट। तो हमने बोला कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका एक मैथमेटिकल फंक्शन fn से डिनोट हो सकता है, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू आप कैसे डिराइव करोगे, एक प्रोग्राम से। तो इसको हम समझते हैं इस तरह से। सपोज आपका एक प्रोग्राम सेगमेंट है, ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम ही है, कोई प्रोग्राम सेगमेंट है। तो मैं आपको 3 अलग अलग एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। सपोज प्रोग्राम सेगमेंट A, प्रोग्राम सेगमेंट B एंड प्रोग्राम सेगमेंट C आपके पास है। प्रोग्राम सेगमेंट में आपके पास सपोज x इक्वल टू x+1 एक कोई सिंपल सी स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट सेगमेंट B में आपके पास है फॉर i इक्वल टू 1 to n डू, यही सेम स्टेटमेंट x इक्वल टू x+1 and end। एंड सपोज प्रोग्राम सेगमेंट C में आपके पास फॉर i इक्वल टू 1 to n डू फॉर j इक्वल टू 1 to n डू x इक्वल टू x+1 and end। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देना, ये जो स्टेटमेंट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई लूप तो है नहीं, तो ये कांस्टेंट 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। इसके केस में अगर हम देखें तो ये वाला जो आपका लूप है, ये आउटर लूप, ये आपका कितनी बार चलेगा, ये आपका n+1 टाइम चलेगा, क्योंकि n टाइम तो चलेगा और n+1 एक बार वो दोबारा कंडीशन चेक करने आएगा, तो उसके लिए n+1। लूप के अंदर वाले जो स्टेटमेंट है वो n टाइम चलेंगे और ये स्टेटमेंट भी आपका n टाइम चलेगा। प्रोग्राम सेगमेंट C की तरफ आते हैं, तो ये जो आपका आउटर लूप है ये आपका n+1 टाइम चलेगा। ये वाला स्टेटमेंट आपका n इंटू n+1 टाइम चलेगा, ओके। n+1 वो इस लूप के लिए, j लूप के लिए, और n टाइम्स वो ये जो आउटर लूप है इसकी वजह से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके n इंटू n+1 इतनी टाइम चलेगा। ये जो अंदर का लूप है ये भी आपका n इंटू n+1 टाइम चलेगा, और ये स्टेटमेंट आपका, सॉरी, 2 एंड स्टेटमेंट आपके यहाँ पर, ठीक है, 2 फॉर लूप है इसलिए 2 एंड स्टेटमेंट। ये वाला आपका ये वाला स्टेटमेंट आपका n टाइम चलेगा, n² टाइम चलेगा, ये n² टाइम चलेगा, और ये स्टेटमेंट आपका n टाइम चलेगा। अगर फॉर लूप आपको अच्छे से समझ आते होंगे, फॉर लूप C लैंग्वेज में आपने पढ़े होंगे, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा लूप कितनी बार चल रहा है। I जो आउटर लूप है वो n+1 टाइम चलेगा, j n इक्वल टू 1 to n, इस इनर लूप के लिए वो n टाइम, और ये n+1 टाइम, और जो आउटर लूप है उसकी वजह से ये n टाइम चलेगा, तो n इंटू n+1। ये वाली स्टेटमेंट क्योंकि इसके अंदर है ये n² टाइम चलेगी, एंड स्टेटमेंट भी इसी फॉर लूप की है, ये भी n² टाइम चलेगी, और ये वाला जो एंड है ये आउटर लूप का है, तो ये n टाइम चलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इनको टोटल कर लेते हैं। अलग अलग प्रोग्राम सेगमेंट की स्टेटमेंट्स के जो ये फ्रीक्वेंसी काउंट है इनको हम एड अप कर लेंगे, तो इसका टोटल आएगा आपके पास 1।
इसका टोटल आपके पास आएगा 3n+1 और इसका टोटल आपके पास आएगा n+1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n। अब हायर ऑर्डर वाली टर्म्स को एक साथ ऐड कर लेते हैं, 1 2 3, 3n स्क्वायर प्लस 1 2 3, 3n प्लस बच गया आपका 1। तो ये क्लियरली क्या है, ये fn ही तो है, ठीक है। तो इस वाले प्रोग्राम सेगमेंट के लिए fn क्या है, 1, क्योंकि वो कांस्टेंट टाइम पे चल रहा है, वो n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर n का कोई रोल ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट टाइम पे डिपेंड, कांस्टेंट टाइम ले रहा है। सेकेंड प्रोग्राम स्टेटमेंट का जो फंक्शन है वो है 3n+1, ठीक है। और थर्ड प्रोग्राम सेगमेंट का है ये 3n स्क्वायर प्लस 3n+1। तो आई होप इससे आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि हमने ये फंक्शंस को प्रोग्राम स्टेटमेंट से कैसे डिराइव किया। ओके, अब ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना, fn यहाँ पर एक कांस्टेंट है, यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि n का ऑर्डर क्या है, 1। यहाँ पर ये जो fn है कि जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ इक्वेशन है, क्योंकि इसका n का ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर 2, ठीक है। अब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि इस फंक्शन का क्या मतलब है, और ये कुछ नहीं है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये कैसे कैलकुलेट होगी प्रोग्राम स्टेटमेंट से, वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो हो सकता है ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट होगी तो जब आपके पास कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो ये फंक्शन कुछ अलग तरह से बिहेव कर सकता है। जैसे 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 आपका n इंक्रीज होता जाएगा, हो सकता है ये फंक्शन अलग तरह से बिहेव करे, ठीक है। इसको एक हम एग्जाम्पल की हेल्प से अब यहाँ समझेंगे, ठीक है। सपोज आपके पास ये एक फंक्शन है 5n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 12। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन में इस टर्म का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस टर्म का कितना कंट्रीब्यूशन है और इस टर्म का कितना कंट्रीब्यूशन है, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपकी n की वैल्यू 1 है तो इस टर्म का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कितना % कंट्रीब्यूशन होगा, आप क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, 5n स्क्वायर अपॉन 5n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 12 इंटू 100, ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम परसेंटेज, ठीक है, जो हमें निकालना है अपॉन टोटल इंटू 100। तो अगर हम n की मैं यहाँ n की 1 वैल्यू प्लेस करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5/5 प्लस 6 प्लस 12 इंटू 100, और ये मुझे कोई वैल्यू देगा 500/11 प्लस 12 23। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी इसके लिए वो है 21.74%। जैसे आपने 5n स्क्वायर के लिए निकाला, इसी तरह से आप 6n और 12n के लिए निकाल सकते हो। तो जब आप 6n के लिए निकालोगे इसको फॉर द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, तो 6/23 इंटू 100, ये आपको वैल्यू देगा 26.09%। सिमिलरली 12 के लिए जब आप निकालोगे 12/23 इंटू 100, तो ये आपको वैल्यू देगा 52.74%। जब आपकी n की वैल्यू बहुत कम है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके बहुत कम है, तो आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, 12 का, क्योंकि इस पे मैक्सिमम परसेंटेज आपकी डिपेंड करी है 52.74, ठीक है। जो ये वाली टर्म है इस पे आपकी परसेंटेज कितनी आ रही है, 26.09, और ये वाली जो टर्म है इससे आपकी 21 तो आप देख सकते हो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, इस टर्म का, और सबसे कम किसका है, इस टर्म का। लेकिन जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेट करना है n की हायर वैल्यूज़ पे, ठीक है, डेटा हमेशा आपका बहुत ज़्यादा होगा, मिलियंस एंड बिलियंस में होगा। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में बताती हूँ कि इसका और इसका कितना % कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपका टेबल रेडी है।
मैंने n=1 के लिए आपको कैलकुलेट किया था, तो अब मैंने जो कैलकुलेटेड वैल्यू आपको इस टेबल में दिखाई है, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कैलकुलेशन में, तो इसलिए मैंने आपको ये रेडीमेड टेबल आपको प्रोवाइड किया। तो n=1 के लिए हमने ये वाला रो कैलकुलेट की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने n=10 के लिए परसेंटेजेस कैलकुलेट की, तो ये आई 87। आप ये देखिए कि 1 से 10 वैल्यू हो जाने पे ही कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया। 21 से ये 87 हो गया, 26 से ये 10% हो गया, और 12 तो 52 से सीधा 2% पे आ गया। और जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ा, सपोज जब हम 1000 पे आ गए, तो मैक्सिमम डिपेंडेंसी आपकी 5n² पे चली गई, ठीक है, और इसका तो निग्लिजिबली कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जब भी आप किसी एल्गोरिथम के जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो फंक्शन है, उसमें आप क्या करोगे, ये वाली जो टर्म होगी लोअर ऑर्डर वाली, इसको आप हमेशा इग्नोर कर दो, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका तो कोई, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। हम हमेशा अप्रॉक्सीमेट कंसिडर करते हैं जब भी हम किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका हुआ, 5n² का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, इसका जो ऑर्डर है 5n², 5 को भी आप एक तरह से इग्नोर कर सकते हैं, हम ड्रॉप कॉन्स्टेंट्स को भी ड्रॉप कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, n² को लेंगे। तो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को आप डिनोट करते हो बिग O से। तो इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी जो कि fn से डिनोट होती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n²। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, किसी भी दो एल्गोरिथम्स के फंक्शन को हम यहाँ कंपेयर करके देखते हैं। सपोज फर्स्ट एल्गोरिथम का फंक्शन है f1n और उसकी वैल्यू है 8n² प्लस 100n प्लस 5। सपोज सेकेंड एल्गोरिथम का फंक्शन डिनोट हो रहा है f2n से और उसकी वैल्यू है 3n³ माइनस 200n प्लस 4। ओके, तो हमने अभी सीखा कि हम जो भी हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है, इसके अलावा बाकी की टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो हम इस वाली फंक्शन में से इस कंप्लीट टर्म को इग्नोर कर देंगे और इस वाले फंक्शन से इस टर्म को इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 8n² और 3n³। इसमें से भी हम कोएफिशिएंट को इग्नोर कर देंगे। तो अगर हम 8 को हटा दें यहाँ से, तो फंक्शन f1n की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमारे पास बचा n² और f2 के लिए बचा n³। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ n² और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n³। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये जो fn फंक्शन है ये लेस स्पीड से ग्रो करेगा और ये वाला जो फंक्शन f2n है ये ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज़्यादा हुई, f2n फंक्शन की, क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n³। I hope this is clear. Do let me know in the comment section if you have any doubts.